गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, हेलो जी, कैसे हो? जय श्री राम, जय श्री श्याम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। किवें हो तुसी? सारे वधिया हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। यही वर्ड मैं सुनने के लिए आप मतलब मेरे कान जो हैं वो तैयार थे कि आप लोग बढ़िया हो, अच्छे हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके भाई बंधु साथी संगी जो भी आपके नॉन में हैं वो आप तक उन तक ये सेशन जो है पहुंचाया जा सके और आप जो है उन तक उनकी हेल्प कर पाएँ इस चीज़ के अंदर। तो स्टूडेंट देखिए, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो पहले आपने सेशन देखे हैं उसके अंदर आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री विद रितु मैम, वहाँ पे आप लिंक मतलब उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आज आपके लिए लास्ट में एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज है, बहुत अच्छा एक स्टोरी है। तो लास्ट में जाते जाते उस स्टोरी को जरूर सुनते हुए जाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाली हूँ। क्लियर बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर जो है वो इस तरह से आने वाला है। क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आपके हैं, जवाब आप सभी को देना है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज। और हाँ, साथ ही साथ आप सभी को ये भी बताना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्लियर बात समझ में आई? तो जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग, 8 दिते नाल मैच करो, निम्नलिखित को मिलाइए। ठीक है, आपके सामने कुछ वेद दिए हुए हैं, अर्थववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से वेद में किस तरह की आपको जानकारी मिलती है या कौन सा वेद किससे रिलेटेड है। मतलब कि जो वेद हैं आप सभी को पता है कि कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद। इन चारों के अंदर आपको किस किस चीज की जानकारी मिलती है वो आप सभी को बतानी है और मैच करना है। तो आप सभी बताइए, अर्थववेद में सबसे पहले अगर हम अर्थववेद की बात करते हैं तो अर्थववेद में क्या दी गई हैं? मेडिसिन्स दी गई हैं। आप सभी मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? मेडिसिन्स दी गई हैं, दवाइयां दी गई हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं उन सभी का जो इलाज है वो किस में दिया गया? अर्थववेद में दिया गया। क्लियर बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगर हम ऋग्वेद की बात करते तो ऋग्वेद में आप सभी को पता है भगवान की जो पूजा की जाती है उससे रिलेटेड क्या दिए गए? मंत्र दिए गए हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र है, ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। समझ में आया? ओम भू भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र किसमें दिया गया है? ऋग्वेद में दिया गया है। तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें भगवान के बारे में क्या की गई? बातें की गई हैं। और वैसे भी ऋग्वेद का पूरे के पूरा ऋग्वेद जो है वो किससे रिलेटेड है? भगवान की पूजा से रिलेटेड है। तो देखिए, भगवान की कृपा या भगवान की कृपा, भगवान की पूजा, गॉड ग्रेस, तो ये किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद की, यजुर्वेद के नाम से पता चल रहा है यजुर मतलब होता है यज्ञ करना, हवन करेंगे। तो हवन के अंदर क्या होता है? बलिदान, मतलब बलि दी जाती है। बलि समझते हैं, कभी किसी जानवर की बलि देती है, कभी किसी इंसान की बलि दी जाती है। तो वो बलि से रिलेटेड जो मंत्र हैं या फिर हवन से रिलेटेड जो मंत्र है वो किस में दी गई? यजुर्वेद में दी गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा आंसर? मतलब कि ऑप्शन नंबर यजुर्वेद का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। बात की क्या बच्चा? सामवेद। सामवेद में क्या दिए गए? संगीत के सार सुर दिए गए हैं, सारे गा मा पा, ये किस में दिया गया? संगीत में दिया गया। किसको गाना अच्छा आता है? किसको गाना अच्छा आता है? कौन अच्छा गाना गाता है? जल्दी से जल्दी एक सॉन्ग सुना दो भाई। हम सामवेद की बात कर रहे हैं, सॉन्ग कौन सुनाएगा? कोई सॉन्ग?
आप कहोगे मैम सुनोगे कैसे, हम तो सिर्फ ऑनलाइन बैठे हैं, ये भी बात सही है। तो चलिए 3 1 2 4 3 1 2 4 देखिए कहाँ पे है, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ रही है, समझ में आया क्वेश्चन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अर्थववेद किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से, दवाइयों से रिलेटेड है। ऋग्वेद किससे रिलेटेड है? हमारे भगवान की कृपा से रिलेटेड, भगवान की पूजा से रिलेटेड है। यजुर्वेद हवन करेंगे। और सामवेद किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से, सॉन्ग से रिलेटेड है। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? हाँ जी बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? बताइए, कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली। पहले तो मुझे ये बताइए महावीर स्वामी है कौन? महावीर स्वामी जो है वो कौन है? जैन धर्म के असली संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक हैं, मतलब कि रियल फाउंडर है। क्या है? रियल फाउंडर है। क्लियर, बात समझ में आई? जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर हैं। तो 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। कौन से? महावीर स्वामी है। क्लियर, बात समझ में आई? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन देखिए, कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली। आप सभी को पता है महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर ए वैशाली, बिल्कुल सही। ऑनलाइन बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सलेंट। वैशाली के कुंडग्राम में। अब मुझे आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कुंडग्राम को हम वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में हम किस नाम से जानते हैं? मुझे बताइए इसका आंसर। प्रेजेंट टाइम में हम इसको, कुंडग्राम को किस नाम से जानते हैं? तो हम वसुकुंड के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के जो रियल फाउंडर हैं जिनका नाम है महावीर स्वामी, वो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, जिसे हम वसुकुंड के नाम से जानते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? पाटलिपुत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। मगध जो है इसमें मौर्य एम्पायर की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता है। मौर्यों की स्थापना कहाँ पे हुई थी? मगध में हुई थी। और वैशाली के, वैशाली लिच्छवियों से रिलेटेड है, लिच्छवी एक वंश है और वहां पर महावीर स्वामी का क्या है? रिलेशन है। क्लियर, बात समझ में आए? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म क्या हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, जिसे हम वसुकुंड के नाम से जानते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर, क्वेश्चन सही है आप सभी का सही है, बहुत अच्छी बात है। अगर सभी का सही है तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक आप लोगों के 2 क्वेश्चन सही हो चुके हैं। आप लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमारे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं कितना डेडिकेटेड है अपनी स्टडी के प्रति। मुझे मतलब अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे मैसेज करते हो। मुझे ये भी पता चलता है कि आप लोग जो है, आप कितना मतलब जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ तो आप कितना ईमानदारी के साथ वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो और कितनी ईमानदारी के साथ मुझे जवाब देते हो कि मैम हमारे इतने क्वेश्चन गलत हैं, हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे पास नाम भी सभी के सेव हैं, तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि आप लोग जो हैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, अपनी स्टडी के प्रति समर्पित हैं और आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो मैं, जो स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि हाँ मैम हमारे इतने क्वेश्चन सही है, इतने क्वेश्चन गलत हैं, तो मैं उन सभी के लिए क्लैपिंग करना चाहूँगी कि आप लोग जो हैं डेडिकेटेड हैं अपनी स्टडी के लिए और साथ ही साथ आप कंटिन्यू हिस्ट्री की क्लास को लगा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपकी हिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब तो आप में कॉन्फिडेंस आता होगा ना, आता होगा कॉन्फिडेंस कि यार मतलब कि अब हम हिस्ट्री कर सकते हैं। आता होगा कॉन्फिडेंस, आता है कि नहीं आता? और एक चीज़ और बता दूं स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आप लोगों के गलत होते हैं ना, वो हाथों हाथ या तो अपने
नोटबुक में नोट कर लिया करो, जिससे कि क्वेश्चन कई क्या उस टाइम तो हम देख लेते हैं लेकिन हमें बाद में याद नहीं रहते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को नोट कर लिया करो जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। क्लियर, बात समझ में? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए प्लीज। हमारे जो दर्शक हैं वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की जो वंड हुई थी, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, बताइए। बहुत बार क्लास में ये चीज करवाई है, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे का गलत होगा कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पर उसका रिजल्ट क्या निकला था, एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन का नाम क्या था, तो मुझे बताइए। क्या उसका नाम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, क्या वो स्वदेशी आंदोलन था, क्या वो क्विट इंडियन मूवमेंट था, या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था? मुझे आप बताइए कि बंगाल की जो वंड हुई थी कब हुई थी, पहले तो मुझे ये बताइए कब हुई थी। अनाउंसमेंट कब हुई थी, 19 जुलाई। अनाउंसमेंट कब हुई थी, 19 जुलाई 1905 को। और इंप्लीमेंट कब किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। कब, 16 अक्टूबर 1905 को। क्लियर। अब हम ये पूछ रहे हैं कि जब अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद में उसके बीच में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। आप लोगों को मैं एक हिंट दे सकती हूँ, ये जो आंदोलन था वो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। और सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन का एक ऐसा आंदोलन है जिसके बारे में पहले सुना ही नहीं गया था। बात समझ में? तो बताइए उस आंदोलन का नाम क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था? नहीं, क्योंकि ये तो शुरू हुआ था 1930 में। 1930 में बात समझ में आई। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो ये तो शुरू हुआ था 1942 में। क्विट इंडियन मूवमेंट जिसे हम अगस्त क्रांति कहते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था अगस्त 1920 में। तो बचा क्या, स्वदेशी मूवमेंट। बिल्कुल सही, स्वदेशी मूवमेंट। इसके अंदर क्या हुआ था, जब बंगाल विभाजन की अनाउंसमेंट हुई थी उस टाइम पर ये अनाउंसमेंट किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों को यूज नहीं करेगा। अब हम क्या चलाएंगे, एक स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे जिसके अंदर अंग्रेजी स्कूलों को बायकॉट किया जाएगा, अंग्रेजी चीजों को बायकॉट किया जाए, अंग्रेजी वकीलों को बायकॉट किया जाएगा, अंग्रेजी एजुकेशन को, इंग्लिश एजुकेशन को क्या किया जाएगा, बायकॉट किया जाएगा। हर तरह की अंग्रेजी जो चीजें, जो बाहर की चीजें हैं उनको क्या किया जाएगा, बायकॉट किया जाएगा। स्वदेशी का मतलब ही क्या होता है, सब मतलब होता है अपना, देशी मतलब होता है अपने देश का। क्लियर। तो अपने देश की चीजों का क्या किया गया, यूज किया गया। आप सभी को मैं बता दूं, जिस दिन बंगाल का पार्टीशन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन क्या बनाया गया था, राखी दिवस बनाया। क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या कहा था कि अंग्रेजों को बता दो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में दीवार डाल देने से कुछ भी नहीं होता। हम तो किससे जुड़े हुए हैं, हम तो दिलों से जुड़े हुए हैं, और दिलों से जुड़े हुए हैं तो हम एक दूसरे को क्या बांधेंगे, राखी बांधेंगे। तुमने दीवार डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हम जो है एक दूसरे को राखी बांधकर हम एक दूसरे की रक्षा का वचन देते हैं, और हम अपने दिलों में एक दूसरे को मतलब दिलों से इज्जत देते हैं, न कि हम अपनी जमीन से इज्जत देते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। तो इस दिन को हम क्या कहते हैं, राखी दिवस कहते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन को किस रूप में मनाया था, शोक दिवस के रूप में, कि ये क्या है, आज बंगाल का शोक है। इस दिन किसी के घर पे खाना नहीं बना, सब व्यक्तियों ने क्या किया था, फास्ट किया था, उपवास रखा था। क्लियर, बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who among the following was the founder of the गजनी डायनेस्टी? गजनवी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन, महमूद, सुबुकद्दीन एंड इस्माइल। हाँ जी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था। क्या हो सकता है इसका आंसर? अलाउद्दीन, मोहम्मद, सुबुकद्दीन एंड इस्माइल। क्या है इसका आंसर बताइए। गजनी वंश आप सभी को पता है कौन सा, मोहम्मद गजनवी वाला वंश। इस व्यक्ति का नाम तो हर कोई जानता है, मोहम्मद गजनवी।
जिसने सोमनाथ पर क्या किया था, गुजरात के सोमनाथ पर क्या किया था, आक्रमण किया था और सोमनाथ के मंदिर को क्या किया था, लूटा था। तो ये जो गजनवी वंश है इसका संस्थापक कौन है बताइए। तो आप सभी को मैं बता दूं, जो महमूद था वो कौन था, गौरी था। कौन था, गौरी था। सुबुक्तगुन ये भी गजनी था, लेकिन संस्थापक आपको पूछा गया ये महमूद गजनवी, जो महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था, सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था, सुबुक्तगीन था। और जो इस्माइल है वो महमूद गजनवी के बाद में आता है। मेरी बात समझ में आई। हमसे सिर्फ क्या पूछा गया, गजनी वंश का संस्थापक पूछा गया। तो देखिए महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था, सुबुक्तगीन था। और महमूद गजनवी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, इस्माइल बैठा था। लेकिन सबसे पहला कौन आता है, अलप्तगीन आता है। अलप्तगीन आता, ऑप्शन नंबर ए। गजनी वंश का संस्थापक कौन था, अलप्तगीन था। कौन था, अलप्तगीन था। कौन था, अलप्तगीन था। क्लियर, बात समझ में आई। अलप्तगीन के बाद में छोटे मोटे राजा आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सुबुक्तगीन की। सुबुक्तगीन के बाद में आएगा मोहम्मद गजनवी, और मोहम्मद गजनवी के बाद में कौन आएगा, इस्माइल आएगा। कौन आएगा, इस्माइल आएगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, तो गजनवी वंश का संस्थापक कौन है, ऑप्शन नंबर ए, अलप्तगीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया। कोई बात नहीं, जिसका गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता था इसके बारे में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आप लोग यहां से अब चीज को याद कर लीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। क्लियर, गजनी वंश का संस्थापक कौन है, अलप्तगीन है। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट्स, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाहता है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट द बिल्डिंग द फेमस ऑफ कुतुब मीनार। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, नहीं दिया। पूछा क्या है, कुतुब मीनार जो बनाया गया था उसकी जो कंस्ट्रक्शंस करवाई गई थी उसको करवाने में किस व्यक्ति का रोल नहीं था, नहीं पूछा गया है। तो आप सभी मुझे बताइए इन चारों व्यक्तियों में से कौन था जिसको कुतुब मीनार को बनाने में रोल नहीं था। मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर मेरे सभी स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आप सभी याद कीजिए, दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था, एक मकबरा, जिसे हम क्या कहते हैं, कुतुब मीनार कहते हैं। क्या कहते हैं, कुतुब मीनार कहते हैं। इस कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी, इस कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी वो किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। लेकिन जैसे ही पहली मंजिल का निर्माण हुआ वो अपनी लाइफ से टपक गया, मतलब कि उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या हो गई, डेथ हो गई। अब सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पोलो खेल रहा था, चौगान खेल रहा था, घोड़े पर बैठा था और घोड़े से वो क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो पहली जो मंजिल थी वो क्या होगी, पूरी हो गई थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या करवाया, उसके बाद में जो उसका गुलाम आया था इल्तुतमिश, उसने बाकी 3 मंजिलों को क्या करवा दिया, बनवा दिया। बात समझ में आई। तो कितनी हो गई, कितनी हो गई, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर किसने, इल्तुतमिश ने बाकी की 3 मंजिलों को क्या कर दिया, बना दिया। अब क्या हुआ, ये जो चौथी मंजिल थी इस पर क्या हो गई, बिजली गिर गई। क्या गिर गई, बिजली गिर गई। बात समझ में आई। तो जो फिरोज शाह तुगलक था, जो तुगलक वंश का था फिरोज शाह तुगलक, उसने क्या किया, इस जो चौथी मंजिल जिस पे बिजली गिरी थी, जो खत्म हो चुकी थी, उस पर उसने क्या करवाया, दोबारा उस चौथी मंजिल को बनवाया। और चौथी मंजिल के साथ साथ उसने एक और मंजिल को बनवा दिया। तो टोटल कितनी होगी, 5 होगी। बात समझ में आई। तो पहले किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी, तीसरी, चौथी किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो बनाई थी चौथी, उसके ऊपर बिजली गिर गई। इस वजह से फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, चौथी और उसके साथ एक और, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो एक के साथ एक और बना दी और 5 मंजिलों को बना दिया। तो किसका रोल नहीं था, किसका रोल नहीं था, तो वो किसका रोल नहीं था, गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शंस में कोई भी रोल नहीं दिया था। इसी के साथ स्टूडेंट आप लोगों को आज मैं एक न्यूज़ देना चाहूँगी। हम मतलब
ठीक है, हम भारत के निवासी हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगी। मतलब मुझे बहुत ही एक दुख भरी बात जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। आज सुबह ही मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा था, ताइवान जो है, ताइवान एक देश है जो, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भूकंप, मतलब कि एक प्राकृतिक आपदा जो जिसे हम कहते हैं भूकंप, जिसे हम कहते हैं अर्थक्वेक कहते हैं, वहाँ पर जो है आया है। काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ चैनल नहीं देखा तो न्यूज़ चैनल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरह से जन धन की क्या हुई है, हानि हुई है। कितनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो ताश के पत्तों की तरह ऐसे गिर गई हैं जैसे कुछ भी नहीं था, जैसे कुछ भी नहीं था। ताइवान की जो कैपिटल है ताइपे, उसके अंदर भी मतलब इतना कह सकते हैं कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा कि हम इसकी भरपाई, हालांकि देखिए कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया जा सकता है, नो डाउट, लेकिन जो इंसानियत, जो इंसान, जो मानव जो गए हैं उनकी भरपाई नहीं की जा सकती है। तो मैं आप सभी को कहूँगी कि आप जो है ईश्वर से प्रे कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि वहाँ पर जो है जो लोग घायल हुए हैं उनको सुरक्षित जो है उनके घर पहुंचाया जा सके, उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इंसानियत के नाते कि भगवान से प्रे कीजिएगा कि सब कुछ भगवान जो है वो सही करे। अपने अपने भगवान जो भी आप जिनको मानते हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि प्रे कीजिएगा, पूजा कीजिएगा कि ताइवान के अंदर जो इतना बड़ा भूकंप आया उसको आप संभाल लें। और लोग जो वहाँ पर जिन्होंने इन परिस्थितियों को देखा है, जो इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उनको पावर दे, शक्ति दे कि वो इस चीज़ को, इस जो इतना मुश्किल जो टाइम आया, मुश्किल जो उनके लिए समय आया है, उनको वो फेस कर पाएँ, उनका सामना कर पाएँ। तो आप ये भगवान से रिक्वेस्ट कीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग जो शहीद, मतलब जो हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, जो इस भारी आपदा में, जो भूकंप में जो एक्सपायर हुए हैं, उनके लिए आप मौन भी रखिएगा 2 मिनट का, कि आप भगवान उनकी आत्मा को क्या दे, शांति दे। बात समझ में आ रही है? देखिए इंसानियत के नाते हम यही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दूर बैठे भी हम इतना कर रहे हैं। ये हम मतलब हमारे अंदर ये दर्शाता है कि हम कितने मतलब हमारे अंदर कितनी इंसानियत है। बात समझ में आई? तो दुआ कीजिए कि जो लोग घायल हुए हैं, जो थोड़े बहुत भी जिनके साथ वो क्या सुरक्षित रहें, और वो जो ताइवान के अंदर जो वहाँ पे जो है सरकार जो है जल्दी से इस चीज़ को संभाल ले। बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था आपका ये क्वेश्चन, आंसर समझ में आ गया? गयासुद्दीन तुगलक इसका आंसर रहेगा। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग आर्मी कमांडर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल्स। अलाउद्दीन खिलजी के सेना कमांडर, मतलब जो सेनापति थे, उनमें से कौन मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था? मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए जफर खां, दूसरा नुसरत खां, तीसरा अल्प खां एंड चौथा उल्लुग खां। बताइए जल्दी से जल्दी स्टूडेंट। हाँ जी ठीक है, अब उस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलिए और आप जो है एक बार हिस्ट्री की तरफ आइए, इतिहास की तरफ आइए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी दे सेना कमांडर विचों कौन मंगोलों नाल लड़िया गया सी। हाँ जी दसो एज द आंसर की होवेगा जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां ते उल्लुग खां। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आप सभी को मैं एक हिंट दे सकती हूँ। इस व्यक्ति के बारे में एक चीज फेमस थी कि इसको देखकर तो घोड़े भी पानी पीना छोड़ देते हैं। इसको देखकर तो घोड़े भी पानी पीना छोड़ देते हैं, मतलब इतना डरते थे कि घोड़े भी पानी पीना छोड़ देते थे। क्या देते थे? छोड़ देते थे इस व्यक्ति से। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो आप सभी को बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से सामना करने के लिए किसको भेजा था? जफर खां को भेजा था। जब थर्ड मंगोल आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, टोटल 6 या फिर 7 मंगोल आक्रमण हुए हैं, मंगोल अटैक हुए हैं। इनके अंदर जो थर्ड मंगोल अटैक हुआ था, उस मंगोल अटैक के अंदर जफर खां क्या हुआ था? मारा गया था। उसके ऊपर कुछ ऐसा बम वगैरह फेंका गया था कि उस जफर खां जो था वो मारा गया था। इसी के साथ आप सभी को
बता दूं, जो नुसरत खां था, जब अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान था, उस रणथंभौर अभियान के ऊपर जब इसने अटैक किया था रणथंभौर के ऊपर, तो जब इसने कोई वो तोप फेंकी थी, बम फेंका था, तो वो बम वापस इसके ऊपर आकर गिर गया था। नुसरत खां रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था। अल्प खां जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, भाई था, चचेरा भाई था। एंड उल्लुग खां जो वो भी इसका भाई था। और जफर खान के बाद में उल्लुग खां को मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए भेजा गया था। क्लियर, बात समझ में आई? तो मंगोल आक्रमण के दौरान, तीसरे मंगोल आक्रमण के दौरान कौन सा सेना कमांडर मारा गया था, तो वो कौन था, जफर खां। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि रणथंभौर के टाइम पे कौन मारा गया था, तो वो कौन था, नुसरत खां। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि जफर खां के बाद में मंगोलों का सामना करने के लिए किसको भेजा गया था, तो वो किसको भेजा गया था, उल्लुग खां को। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई स्टूडेंट्स? समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, जल्दी से अपना अंदर जोश लेके आइए और इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कीजिए और बताइए इनका आंसर क्या होता है। क्लियर, बात समझ में? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who founded the Asiatic Society of Bengal in Calcutta 1784? 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? हाँ जी, बताइए इसका आंसर क्या है। जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारन हेस्टिंग्स एंड चार्ल्स ग्लॉट। हाँ जी, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि कलकत्ता के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? हाँ जी, किसने की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। सर विलियम जोन्स ने, वारन हेस्टिंग्स ने, चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट ये वही हैं जो किसके साथ जुड़े हुए हैं, परमानेंट सेटलमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, स्थायी बंदोबस्त के साथ जुड़े हुए हैं, सेटलमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, स्थायी बंदोबस्त के साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर, वारन हेस्टिंग्स ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बंगाल के अंदर क्या खत्म किया था, जो डुअल सिस्टम था बंगाल के अंदर, जो डुअल सिस्टम लागू हुआ था, द्वैत शासन लागू हुआ था, दोहरी सरकार लागू हुई थी, उसको वारन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, खत्म किया था। बात समझ में आई? जोनाथन डंकन जिन्होंने क्या की थी, संस्कृत यूनिवर्सिटी स्थापित की थी। जोनाथन डंकन जिन्होंने क्या बनाई थी, संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई थी। एंड सर विलियम जोन्स जिन्होंने क्या किए थे, कलकत्ता के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं, सर विलियम जोन्स ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था, सेंडो कोटस कहा था। क्या कहा था, सेंडो कोटस कहा था। याद कीजिए, जब मैंने आपको मौर्य एम्पायर करवाया था तो बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, सेंडो कोटस कहा जाता है। और ये सेंडो कोटस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का जो मेल बिठाया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंडो कोटस है, ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, सर विलियम जोन्स ने। और सर विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या की थी, स्थापना की थी। कब, 1784 में। और इसका मेन मकसद, मेन उद्देश्य क्या था कि भारत के अंदर जितनी भी आर्कियोलॉजिकल जो चीजें हैं उनकी क्या करना, जांच करना, उनके बारे में पढ़ना, भारत की संस्कृति को समझना, सर विलियम जोन्स ने किया था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। इसका मेन मकसद क्या था, मेन मोटो क्या था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना क्यों की थी, क्योंकि भारत की संस्कृति को समझना इनका क्या था, मेन मकसद था। इसी विलियम जोन्स ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था, सेंडो कोटस नाम दिया था। वारन हेस्टिंग्स जिसने बंगाल में से ड्यूल सिस्टम को हटाया था, दोहरी सरकार को हटाया था। चार्ल्स ग्रांट किससे जुड़े हुए हैं, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त से जुड़े हुए हैं। और जोनाथन डंकन जिन्होंने संस्कृत यूनिवर्सिटी की क्या की थी, स्थापना की थी। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से जल्दी बताइए। स्टूडेंट जो लाइव बैठे हैं जल्दी से जल्दी बताइए कि क्या समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रंजीत सिंह गॉड फेमस कोहिनूर हीरा डायमंड फ्रॉम, रंजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वही कोहिनूर हीरा है जिसे
भारत के लिए, या कहते हैं कि जिस भी देश में गया उसके लिए अभिशाप, अभिशाप समझते हैं, मतलब कि एक होते हैं ना कि गंदी गंदी दुआ जिसे हम कहते हैं, अभिशाप माना जाता है इसे। किसे? कोहिनूर का हीरा। हालांकि चाहे इंग्लैंड में है, बहुत इंग्लैंड तरक्कियों पर है, लेकिन भारत के अंदर जब भी रहा तो भारत के लिए क्या माना गया? अभिशाप ही माना गया। क्लियर? तो ये वही कोहिनूर हीरा है जिसे महाराजा दिलीप सिंह से क्या किया गया था? महारानी के द्वारा लिया गया था। अब मुझे ये बताइए कि रंजीत सिंह को ये कोहिनूर का हीरा कहाँ से मिला था? तो इसके पीछे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हुआ क्या, अफगानिस्तान का एक राजा था जिसका नाम था शाह शुजा। अफगानिस्तान का एक राजा था जिसका नाम था शाह शुजा। इस शाह शुजा को क्या किया था? कश्मीर के राजा ने क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। कश्मीर के राजा ने क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। तो इस शाह शुजा की जो पत्नी थी जिसका नाम था वफा बेगम, इसने वफाई की थी। वफा बेगम, नाम देखो कैसे कैसे रखे हुए हैं, वफा बेगम। क्या किसी की पत्नी का नाम ऐसा नाम से वफा, कि तू मेरे साथ वफा नहीं करेगी? बात समझ में आई? तो शाह शुजा की पत्नी का नाम था वफा बेगम। वफा बेगम ने महाराजा रंजीत सिंह से रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझे मेरे पति को वहां से कश्मीर के राजा से छुड़वा कर ला देते हो तो बदले में मैं आपको क्या दूंगी? कोहिनूर का हीरा दूंगी। तो शाह शुजा को कश्मीर, जब महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर अभियान किया था, जब कश्मीर पर अटैक किया था, तो शाह शुजा को वहां से छुड़वाया और शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम ने क्या की? वफा की और उसके साथ उसने क्या दिया? मतलब विवाह, मतलब ईमानदारी दिखाई और उसने कोहिनूर का हीरा किसको दे दिया? महाराजा रंजीत सिंह को दे दिया। क्लियर? बात समझ में आ गई? बात समझ में आया? क्लियर है? इसी के साथ आपको बता दो, दोस्त मोहम्मद, ये शेर अली, ये सारे कहाँ के हैं? पेशावर के हैं। कहाँ के हैं? पेशावर के। क्लियर? बात समझ में? ये जमान शाह, ये भी कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। ये भी कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो शाह शुजा जिसे अफगानिस्तान का पहले वाला राजा था, उस राजा की पत्नी वफा बेगम ने उसको छुड़वाने के लिए बदले में महाराजा रंजीत सिंह को क्या दिया था? कोहिनूर का हीरा दिया था। आप सभी को इसके साथ में एक चीज और बताऊं, कोहिनूर का हीरा कहां से मिला था? हमें साउथ से मिला था, गोलकुंडा की खानों से। गोलकुंडा की जो खदानें होती हैं वहां से हमें क्या मिला था? कोहिनूर का हीरा मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम ने। क्लियर? समझ में आया? क्या ये सभी का आंसर सही है? जिसका आंसर सही है बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिसका आंसर सही नहीं है उसे भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इससे कुछ नया ही सीखने को मिला है। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए इज है राइट आंसर। इसी के साथ स्टूडेंट पीएस टेट की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने मार्च बैच ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से जल्दी हमारा जो अप्रैल बैच है जो 11 अप्रैल को शुरू हो रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040, वहाँ पर डायल कीजिए, फोन उठाइए, डायल कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपने आप को एनरोल करवाइए और पीएस टेट को क्लियर कीजिए, जिससे कि आप मास्टर गाइड को फाइट कर पाएं और एक सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है उसे आप पूरा कर पाएं। क्लियर? बात समझ में आई? अगर आप ये दोनों ही मोड में हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में हैं, इसमें आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं AC512, इसके लिए आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? बड़े आगे? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। Which one of the following centers of the Aspire in the 1857 is represented by the English? 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों में से किस पर अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया था? किस पर कब्जा कर लिया था? क्योंकि आप याद कीजिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 10 मई को मेरठ के जो बटालियन थी जिसका नाम था 20वीं NI, उसने क्या किया था? वो दिल्ली की ओर बढ़ गई थी। 11 मई को दिल्ली पहुंची और 12 मई को दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्लियर? बात समझ में? 12 मई को दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने क्या किया? इन सैनिकों को क्या कर दिया? हटा दिया और दोबारा दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और इसी के साथ आप सभी को बता दूं, झांसी में कौन है? महारानी लक्ष्मीबाई है। महारानी लक्ष्मीबाई है। कौन है? लक्ष्मीबाई है। मेरठ में कौन है? 20वीं NI है। कौन है? 20वीं NI है। कानपुर में कौन है? नाना साहब है। कानपुर में कौन था? क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने किया था। और दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर।
क्लियर, बात समझ में आई। तो अंग्रेजों ने दोबारा किस पर कब्जा किया था? दिल्ली पर कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार, क्योंकि दिल्ली पर सैनिकों ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को क्या कर लिया था? यहाँ से भगा दिया था, मतलब कि पकड़ लिया था। और उसके बाद उन्हें वहां पे कहाँ पे भेज दिया गया था? म्यांमार भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, और उन्हें दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्लियर है यहां तक? तो देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द टॉम्ब ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहां पर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जिसने परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। परमानेंट सेटलमेंट को क्या किया था? लागू किया था। सेटलमेंट को क्या किया था? लागू किया था। परमानेंट सेटलमेंट को क्या किया था? इसने लागू किया था। क्लियर, बात समझ में आई। परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका मकबरा कहाँ है भारत के अंदर? इसका टॉम्ब कहाँ है? तो वो कहाँ पे है? गाजीपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे पता है स्टूडेंट आप लोगों को, बहुत रेयर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारत में परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाने जाते हैं, स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाने जाते हैं। सिविल सेवाओं का जो IAS IPS ये जो सिविल सेवाएं हैं, इनका जो फादर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और इन लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? भारत में हुई थी। और भारत में इसका मकबरा टॉम्ब कहाँ पे है? गाजीपुर में है। कहाँ पे है? गाजीपुर में। क्लियर, बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया? दिक्कत समस्या कुछ भी ऐसा जो समझ में ना आया हो? क्लियर है, आगे बढ़े। इसी के साथ स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं, जो स्टूडेंट लेक्चरर बनना चाहते हैं, जिनका लेक्चरर बनने का सपना है, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर है। UGC नेट का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। ये एक रिकॉर्डेड बैच है। इसके अंदर आपको पूरी सिलेबस की जानकारी दी जाएगी, पूरे सिलेबस के बारे में आपको करवाया जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर AC 512 यूज कीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा 500 रुपए का। क्लियर, बात समझ में आई। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, जिसका नाम है हिस्ट्री विद ऋतु मैम। इसी के साथ आप लोग, मुझे पता है वेट कर रहे थे एक स्टोरी की, तो चलिए आज आप लोगों को एक प्यारी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार सुनने के लिए तैयार हैं सभी? तो चलिए सुनते हैं। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है। राजा मतलब आप सोच रहे हो मैम ये सुना रहे हैं, राजा, एक राजा होता है, एक रानी होती है। राजा रानी मर गए और ख़त्म कहानी, ये सुनाना था मुझे? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है, एक बार एक राजा होता है। उस राजा का किसी दुश्मन, मतलब दूसरे दुश्मन के साथ क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, अब राजा के पास उस टाइम पे पूरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि वो जो दुश्मन सेना है वो अचानक से उस पर क्या कर देती है? अटैक कर देती है। ठीक है, अब राजा जो है उस दुश्मन सेना से बचने के लिए एक गुफा के अंदर चला जाता है। किसके अंदर? गुफा के अंदर चला जाता है। अब जो दुश्मन सेना है वो उस गुफा को मतलब क्या करती है? बाहर से पत्थरों से पूरी तरह से भर देती है, जिससे कि वो राजा बाहर ना निकल पाए। ठीक है, अब क्या हुआ कि दुश्मन सेना जो है वो पत्थर लगा देती है और वो क्या हो जाती है? चली जाती है, क्योंकि उनको पता था कि ये जो पत्थर है वो राजा हटा ही नहीं सकता, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर थे, उनको हटाना पॉसिबल ही नहीं था। और गुफा के अंदर आप सभी को पता है हवा पानी सब कुछ खत्म है, जब उसको खाना पानी नहीं मिलेगा तो वो तो मर जाएगा। ठीक है, तो वो दुश्मन सेना वहां से चली जाती, खुश होकर चली जाती कि हमने बहुत बड़ी जीत कर ली, हमने क्या कर लिया? उसके राज्य पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, हमला कर लिया, उस राज्य पर अधिकार कर लिया। ठीक है जी। अब राजा अंदर जो है बैठा बैठा मायूस हो जाता है, सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, मतलब मेरा जो जीवन है वो तो खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं तो बाहर निकल ही नहीं सकता यहाँ से। अब उसको समझ ही ना आए वो क्या होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम सुनाएंगे चींटी वाली कहानी। नहीं, चींटी वाली कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। ठीक है, अब क्या वो राजा सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मतलब वो इतना ज़्यादा सैड हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अब जो राजा है वो ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, ठीक है मेरा जीवन तो ख़त्म है। तो इतनी देर में उसे अपनी एक माँ की बात याद आती है कि बैठने से कुछ नहीं होगा, बैठने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो तुझे अपनी लाइफ में करना ही पड़ेगा। बात समझ में आए? तो इस वजह से उसने क्या किया,
अपनी लाइफ में मतलब उसको ये इंस्पायर हुआ और वो बाहर निकला, उसने पत्थरों को हटाना शुरू किया और वो धीरे 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 उन पत्थरों से बाहर निकला और अपने फ्रेंड की मदद से, अपने जो मित्र दोस्त थे उनकी मदद से उस राज्य पर अटैक किया और उसको जीत लिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमेशा अपनी लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस जो डर है वो हमारे दिमाग का है, अगर ये डर निकल गया तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। कल के सेशन में हम दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच।